नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप एक बार फिर आपके सामने अपने न्यू वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भील आंदोलन की। दोस्तों, भील आंदोलन को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी अपील। जिन बच्चों ने, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं आपके पास लगातार लेकर आता हूं नए शिक्षा से जुड़े हुए वीडियोस। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ मैं लाइव क्लासेस भी लेता जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं नेट की हिस्ट्री, जेआरएफ जैसी हिस्ट्री के डीप टॉपिक जो है वो करवा रहा हूं, जिसमें फर्स्ट ग्रेड रीड जैसे टॉपिक भी उसी के अंदर शामिल है। इसलिए इस चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। आपको ये चैनल जो है वो सब कुछ प्रदान करेगा इतिहास के अंदर, जो कि दूसरे चैनल उपलब्ध नहीं करवाते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भील आंदोलन के ऊपर। इससे पहले के बारे में हम चर्चा करें भील आंदोलन को लेकर, इससे पहले हम भीलों के बारे में जानकारी लेते हैं कि भील क्या है। दोस्तों, भील आंदोलन को जब भी हम पढ़ते हैं, भीलों के द्वारा आंदोलन को जब भी हम पढ़ते हैं, तो इस आंदोलन को हम जनजातीय आंदोलन के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों, भील जो है वो एक जनजाति है, इसीलिए उनके द्वारा किए जाने वाले आंदोलन जो है वो भी किस में आते हैं, जनजातीय आंदोलन के अंतर्गत लिए जाते हैं। हुआ क्या था दोस्तों, भील आंदोलन के अंतर्गत 13 जनवरी सन 1818 की बात है। 13 जनवरी सन 1818 में मेवाड़ के शासक भीम सिंह हुआ करते थे। उन्होंने 13 जनवरी 1818 को अंग्रेजों के सामने क्या कर ली थी, अपनी सहायक संधि कर ली थी। अर्थात अंग्रेजों को अब यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वो लोग उनके राजनीतिक, ठीक है ना, राजनीति के अंदर या राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप कर सकते हैं, उनके राजनीतिक जीवन के अंदर भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। ऐसा अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था। और उसी के चलते सन 1818 से लेकर 1821 तक, दोस्तों ये भी याद रखिएगा, 1818 के अंदर उसी के चलते कर्नल जेम्स टोड, इनका नाम सुना होगा आपने दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने उसी के चलते मेवाड़ के अंदर भीलों पर पाबंदी लगाने के लिए उन्होंने कुछ कार्य किए। वो कार्य क्या किए, इससे पहले हुआ ये करता था दोस्तों, याद रखिएगा, मेवाड़ का जो महाराणा है उसका राज तिलक कौन किया करता था, भील किया करते थे। भील भी कौन किया करते थे, उंदरी गांव का एक सरदार हुआ करता था, जो उन महाराणाओं का राज तिलक किया करता था, अपने खून से अंगूठा काटकर उनका राज तिलक किया करता था। अर्थात भीलों को मेवाड़ के महाराणाओं के द्वारा बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया था, जिसके कारण भील जो लोग थे वो अपने क्षेत्रों के अंदर एक कर लेते थे, जिस कर को हम बोलाई कर के नाम से जानते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जिस कर को हम किसके नाम से जानते हैं, बोलाई कर। ये बोलाई कर क्या है, ये कई नामों से जाना जाता है। बोलाई कर को ही हम रखवाली कर भी बोलते हैं, बोलाई कर को ही हम सुरक्षा कर भी बोलते हैं, और बोलाई कर को ही हम चौकीदारी कर भी बोलते हैं। ये अधिकार भीलों को प्राप्त था, लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने 1818 के अंदर क्या किया था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और भीलों की शक्ति को कम करने के लिए उन्होंने संपूर्ण रूप से प्रयास किए और भीलों को क्या किया, बोलाई कर लेने से मना कर दिया। अर्थात ये अधिकार उनसे छीन लिया कि भील जो है वो बोलाई कर ले सकते हैं, ये अधिकार उनसे छीन लिया गया, जिसके कारण भीलों में एक विद्रोह करने का जज्बा पैदा हुआ। और भील जो है जब लगातार उन पर इस प्रकार के क्या आघात करते गए, मेवाड़ सरकार के द्वारा और अंग्रेजी सरकार के द्वारा उन पर अनावश्यक कर लगा दिए गए, तो उन्हें बाध्य होने पड़ा विद्रोह करने के लिए या विरोध करने के लिए। इसी प्रकार जो आंदोलन हुए उन्हें हम भील आंदोलन के नाम से जानते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो बहुत बार परीक्षा में आया हुआ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अब आपको लोगों को बहुत कम चीज हमें बताई जाती है, क्योंकि हम लोग जब भी भील आंदोलन को पढ़ते हैं तो लगभग हमें क्या किया दिया जाता है, भगत भील आंदोलन से उसकी शुरुआत कर दी जाती है, ज्यादा डीप हमें जानकारी दी नहीं जाती है। तो इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यदि अगर आपके पास क्वेश्चन ही आए कि बताइए कि सर्वप्रथम भील आंदोलन कहां हुआ, तो याद रखिएगा सर्वप्रथम भील आंदोलन जो है वो उदयपुर के अंदर हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, सर्वप्रथम भील आंदोलन जो है वो कहां हुआ था, उदयपुर के अंदर हुआ था। उदयपुर राज्य के अंदर ही सर्वप्रथम भील आंदोलन हुआ था। तो ये आपका भील आंदोलन से जुड़े कुछ क्वेश्चन है। अब मैं आपको दो ऐसी चीजों के बारे में भी बता रहा हूं जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, और उन भील आंदोलन को शुरू करने से पहले या भगत भील आंदोलन शुरू करने से पहले आपको उनके बारे में भी जान लेना चाहिए। तो जिसमें एक आता है मेवाड़ भील कॉपर्स या कोर, मेवाड़ भील कॉपर्स। ये दोस्तों एक सेना की टुकड़ी है, या ये मान लीजिए कि सेना का एक दल है, एक समूह है, जिसको मेवाड़ भील कॉपर्स के नाम से जाना जाता है। हुआ ये था कि भीलों का
जो विद्रोह हो रहे थे उन विद्रोहों को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए क्या किया था अंग्रेजी सरकार ने 1841 के अंदर, याद रखिएगा दोस्तों, अंग्रेजी सरकार के द्वारा 1841 के अंदर मेवाड़ भील कॉपर्स की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। मेवाड़ भील कॉपर्स की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी 1841 के अंदर, याद रखिएगा। ये 1841 इसका क्या है, स्थापना वर्ष है, अर्थात ठीक है ना। 1841 में भीलों के विद्रोह का स्थायी दमन करने के लिए 1841 में मेवाड़ भील कॉपर्स की स्थापना की गई थी। और उसके साथ ही क्या हुआ, भारत में, याद रखिएगा एक चीज और दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है कि भारत में अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत में सर्वप्रथम भीलों की सेना कब बनाई गई, तो उसका आंसर 1841 नहीं होगा दोस्तों, ये याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए कि भारत में भीलों की प्रथम सेना कब व कहां बनाई गई थी, तो याद रखिएगा सबसे पहले प्रथम सेना जो थी 1825 के अंदर बंबई प्रांत के अंदर बनाई गई थी। दोस्तों याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भीलों के द्वारा सर्वप्रथम, ठीक है ना, भीलों के द्वारा सरकार के द्वारा सर्वप्रथम भीलों की प्रथम सेना कहां बनाई गई थी, बंबई में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 1825 में बनाई गई थी, जिसको खानदेश भील कॉपर के नाम से जानते हैं। याद रखिए दोस्तों, जो बंबई में जो भीलों की सेना बनी थी उसको किसके नाम से जानते थे, खानदेश भील कॉपर्स। याद रखिए दोस्तों, खानदेश भील कॉपर्स के नाम से उस सेना को जाना जाता है। खानदेश भील कॉपर्स जो थी वो भारत की पहली भील मतलब है ना सेना थी, पहली भील जो थी मतलब प्रथम सेना को के नाम से जाना गया। अब मैं वापिस आता हूं अपने टॉपिक के ऊपर, मेवाड़ भील कॉपर्स की तरफ। तो उसकी स्थापना जो थी 1841 के अंदर की गई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब इसकी स्थापना की गई तो कहते हैं कि उस समय मेवाड़ भील कॉपर्स का मुख्यालय जो था वो उदयपुर था। और उदयपुर का कौन सा स्थान था, इसका मुख्यालय था खैरवाड़ा। याद रखिए दोस्तों, ये वही खैरवाड़ा है जो 1857 की क्रांति के अंदर एक राजस्थान की सैनिक छावनी के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, खैरवाड़ा, ये खैरवाड़ा कहां पड़ता है, उदयपुर में। खैरवाड़ा कहां पड़ता है, उदयपुर में। दोस्तों 1857 की क्रांति के अंतर्गत आपको बता दूं, मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है 1857 की क्रांति की। यदि हम जब सैनिक छावनियों को पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो मैंने आपको याद होगा कि मैं हमेशा से ये ट्रिक बताता हूं अपनी भतीजी के नाम पर जो ट्रिक मैंने बनाई थी, उस ट्रिक के बारे में आप जानते हो। अगर हमें उन सैनिक छावनियों को जानना है तो केवल एक चीज याद रखिए कि एनी ब्याह देखा है, किंग ब्याह देखा है, चाचू को ब्याह देखा है। तो एनी चाचू को ब्याह देखा है, एक ट्रिक याद कर लो, थाना 6 की 6 सैनिक छावनियां याद हो जाएगी। वो छावनी को सूत्र यहां लिख रहा हूं मैं आपको, उसको याद कर लो, एनी ब्याह देखा है। ठीक है दोस्तों, एनी ब्याह देखा है। अब आप अगर इसको याद कर लोगे तो आपको सारी की सारी सैनिक छावनियां याद हो जाएंगी। ए से एरिनपुरा, न से नसीराबाद, नी से नीमच, ब्याह से ब्यावर, दे से देवली और खे से खेरवाड़ा। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये वही खैरवाड़ा है जिसने 1857 की क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया था। ये भी याद रखिएगा, 2 सैनिक छावनियों ने भाग नहीं लिया था, एक तो ब्याह ने और एक खे ने। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो इसीलिए खैरवाड़ा जो है वो मेवाड़ भील कॉपर्स का क्या था, मुख्यालय था। तो एक चीज याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भीलों की एक सेना बनाई गई थी, क्योंकि भीलों के दमन करने के लिए, भीलों के विद्रोहों का दमन करने के लिए भीलों की ही एक सेना बनाई गई थी, जो भारत में सर्वप्रथम बंबई में 1825 में बनी, जिसका नाम खानदेश कॉपर्स था, खानदेश भील कॉपर्स था। और अगर राजस्थान में बनी तो वो मेवाड़ भील कॉपर्स था, जिसकी स्थापना 1841 के अंदर हुई थी और उसका मुख्यालय खैरवाड़ा या उदयपुर रखा गया था। ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी तो ये थी आपकी। और दूसरी आती है जोधपुर लीजियन की। ये मेवाड़ भील कॉपर्स की थी। अब आती है जोधपुर लीजियन की, जिसको आप एरिनपुरा छावनी के नाम से जानते हो। याद रखिए दोस्तों, जोधपुर लीजियन, इसी को ही एरिनपुरा छावनी कहा जाता था दोस्तों। ठीक है ना, लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। हुआ ये कि मेरवाड़ा बटालियन पद्धति के आधार पर, याद रखिएगा मेरवाड़ा बटालियन पद्धति, मेरवाड़ा बटालियन पद्धति के आधार पर 1836 के अंदर, दोस्तों याद रखिएगा, वो थी 1841 के अंदर और ये थी 1836 के अंदर। 1836 में एक सेना बनाई गई जो कि भीलों के स्थायी, भीलों के दमन को रोक, मतलब भीलों के दमन करने के लिए बनाई गई, भीलों के स्थायी विद्रोहों को दमन करने के लिए बनाई गई। ठीक है ना, 1836 के अंदर, जिसको क्या नाम दिया गया, जोधपुर लीजियन नाम दिया गया। याद रखिए दोस्तों, 1836 में जोधपुर लीजियन नाम की भीलों के विद्रोहों को दमन करने के लिए एक सेना बनाई गई थी, जो मेरवाड़ा बटालियन पद्धति पर आधारित थी। याद रखिए दोस्तों, मेरवाड़ा बटालियन पद्धति पर आधारित थी।
मेरवाड़ा बटालियन पद्धति पर आधारित थी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये मेरवाड़ा पद्धति पर आधारित होते हुए 1836 के अंदर इसका निर्माण किया गया था और जोधपुर लीजियन इसको बाद में नाम दिया गया था। कहते हैं कि इस जोधपुर लीजियन का स्टार्टिंग के अंदर 1836 में जब इसका स्थापना की गई थी, तब इसका मुख्यालय जो था वो अजमेर था। याद रखिएगा 1836 में जब जोधपुर लीजियन की स्थापना की गई थी, उस वक्त इसका मुख्यालय जो था वो अजमेर था। लेकिन आगे चलकर बाद में इसका मुख्यालय परिवर्तित किया गया और बाद में इसका मुख्यालय जो है वो किसको बनाया गया, सिरोही को बनाया गया। और ये बनाया गया मार्च 1842 के अंदर दोस्तों, मार्च 1842 के अंदर। तो याद रखिएगा मार्च 1842 के अंदर इसका मुख्यालय चेंज कर सिरोही कर दिया गया था और 36 के अंदर इसका मुख्यालय जो था वो क्या था, अजमेर था। अब थाना ही याद रखना है कि वो 36 में कि अजमेर को मुख्यालय 36 के अंदर बनाया हो जोधपुर लीजियन को, और सिरोही को कद बनाया हो, सिरोही को मुख्यालय कद बन गया हो मार्च 1842 के अंदर बन गया। तो वो चीज जो है, दो चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पर आ जाए और अब आप अभी आंदोलन की बात करें, जो आंदोलन आज का हमारा मुख्य टॉपिक है। ये आपको मैंने वो जानकारी दी थी जिस जानकारी के चलते आपको भील आंदोलनों को समझने में परेशानी नहीं होगी। और कई बार क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्टिंग से ले लेता है जिसको हमें बताया नहीं जाता और हम ये सोचते हैं कि हमने सारे आंदोलन पढ़े हैं, लेकिन हमने जो चीज पढ़ने लायक थी वही नहीं पढ़ी है। तो इसलिए दोस्तों इस चीज को याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। और अब हम बात करेंगे हमारे भील आंदोलनों को लेकर, और भील आंदोलन के अंदर हम सर्वप्रथम जो आंदोलन पढ़ेंगे वो आंदोलन है हमारा भगत भील आंदोलन, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, भगत भील आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अब हम चर्चा कर रहे हैं भगत भील आंदोलन की। जो भगत भील आंदोलन है किसने किया था, गोविंद गिरी ने किया था, अर्थात ठीक है ना, गोविंद गिरी के प्रणेता के रूप में इसको जाना जाता है। इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, भीलों के, चाहे हमने ये पढ़ा हो कि भीलों के द्वारा सर्वप्रथम आंदोलन उदयपुर में किया गया, उदयपुर के बाद ये कई और क्षेत्रों में भी हुआ, सिरोही में भी हुआ, ठीक है ना। लेकिन अगर ये कहा जाए कि भीलों का सर्वप्रथम ताकतवर और शक्तिशाली आंदोलन कौन सा था, तो हम उसका नाम लेंगे भगत भील आंदोलन। दोस्तों यहां पर आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी। यदि क्वेश्चन आता है कि भीलों का प्रथम आंदोलन कहां हुआ, तो आप आंसर दे दोगे उदयपुर के अंदर हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि भीलों का सर्वप्रथम शक्तिशाली आंदोलन कहां हुआ, ठीक है ना, या कौन सा आंदोलन हुआ, तो वो आएगा भगत भील आंदोलन, जिसके बारे में मैं आपको भी बताने जा रहा हूं। अब उससे पहले, इस भगत भील आंदोलन को पढ़ने से पहले हम एक चीज बात करते हैं, और वो बात करते हैं इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता की। दोस्तों इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जो है वो कौन था, इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता थे गोविंद गिरी। गोविंद गिरी, इसको कई जगह पर गोविंद गुरु भी लिख दिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस आंदोलन के प्रणेता जो थे वो गोविंद गिरी थे, नेतृत्वकर्ता थे जो गोविंद गिरी थे। इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। गोविंद गिरी का जन्म सन 1858 के अंदर, याद रखिए दोस्तों, क्रांति के जस्ट एक साल बाद, ठीक है ना, 1857 की क्रांति के जस्ट एक साल बाद, ठीक है ना, 1858 के अंदर गोविंद गिरी का जन्म जो था वो डूंगरपुर के बासिया गांव के अंदर हुआ था, एक बंजारा परिवार के अंदर। याद रखिए दोस्तों, बासिया गांव जो है वो कहां पड़ता है, डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। तो डूंगरपुर के बासिया गांव के अंदर एक बंजारे के परिवार में 1858 के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और एक बंजारे के परिवार में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए क्या थे कि इनकी शिक्षा दीक्षा जो थी वो ज्यादा बड़ी नहीं चल पाई। और कहते हैं कि बाद में अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए गोविंद गिरी गांव के पुजारी से साधारण शिक्षा प्राप्त करने लगे, और गांव का जो पुजारी जो था उसका नाम था राजगिरी। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि बताइए गोविंद गिरी का गुरु कौन था, तो गोविंद गिरी का गुरु कौन था, राजगिरी था। ये भी आप इस चीज को इंपॉर्टेंट तरीके से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट मतलब ना आपकी जानकारी रह जाती है। तो इसलिए इस चीज को भी आप याद रखिएगा। राजगिरी जो थे वो कोटा और बूंदी के अखाड़े के एक साधु संत थे, और वहीं से शिक्षित हुए थे। और उन्होंने वही शिक्षा, आध्यात्मिकता की शिक्षा जो किसको देनी शुरू की, गोविंद गिरी को देनी शुरू की। और तब गोविंद गिरी ने क्या किया कि इस शिक्षा को भीलों के अंदर देना शुरू कर दिया, भीलों को इकट्ठा करने लगे, वो उन्हें जागृत करने लगे। और उसके बाद उन्होंने क्या हुआ, वो राजगिरी के शिष्य बन गए। और शिष्य बनने के साथ ही उन्होंने बेड़सा नामक गांव के अंदर, बेड़सा गांव के अंदर उन्होंने क्या कर ली, धुनी रमा ली। तो याद रखिए दोस्तों, बेड़सा गांव के अंदर उन्होंने धुनी रमा ली, और वहीं पर वो धुनी रमाते हुए भीलों को एकत्रित कर उनको आध्यात्मिकता की शिक्षा देने लगे, ठीक है ना। उन्होंने ठिकाने के विरुद्ध उन्होंने ये भी कहा कि यदि वो आपका अत्याचार करते हैं तो आप उसका विरोध कीजिए, अपने जीवन को आप उच्च बनाइए, अपने जीवन सामाजिक स्तर को आप ऊंचा उठाइए। और यहां तक कि इसी गोविंद गिरी के द्वारा एक सभा की स्थापना की गई थी दोस्तों,
जिस सभा का नाम था संप सभा। याद रखिए दोस्तों, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे अभी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसलिए क्योंकि ये संप सभा जो है वो जो गोविंद गिरी के द्वारा बनाई गई थी। चलो हम सीरियल से पढ़ते हुए मैं इसके बारे में आपको बता ही देता हूं। हुआ ये कि गोविंद गिरी जब थोड़ा बड़े हुए तो एक घटना घटित हुई सन 1881 के अंदर। सन 1881 के अंदर गोविंद गिरी की मुलाकात जो थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी से हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी दयानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती जी से इनकी उदयपुर में मुलाकात हुई। दोस्तों याद रखिएगा, इनकी मुलाकात कहां हुई? उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती जी से मुलाकात हुई तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इन्हें बड़ा समझाया, इनको बताया कि भैया आप जिस मुहिम को चला रहे हो बहुत अच्छी मुहिम है। आज तक ऐसा देखा गया है कि उच्च वर्ग में लोग जागृति लाते हैं, क्रांति लाते हैं, लेकिन आपने भीलों के अंदर एक जनजाति के अंदर आपने क्रांति लाने का निश्चय किया, ये बहुत ही बड़ी बात है और ये ऐसा करने वाले आप मेरी नजर में पहले इंसान हो। इस कारण क्या हुआ कि गोविंद गिरी को बड़ा हौसला हुआ और गोविंद गिरी दयानंद सरस्वती से बड़े प्रभावित हुए और दयानंद सरस्वती से बड़े प्रभावित होने के कारण ही इन्होंने आर्य समाज की तरह ही, आर्य समाज की तर्ज पर ही हिंदुत्व का प्रचार करना शुरू किया और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात इन्होंने एक सभा की स्थापना की और ये की 1883 के अंदर। याद रखिए दोस्तों, 1883 के अंदर इनके द्वारा एक संप सभा की स्थापना की गई जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से ही की गई थी। इसके अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं दोस्तों, जो बहुत कम जगह पर आपको इस चीज की जानकारी दी जाती है। आपको ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए संप सभा के अंदर कुल कितने नियम थे, तो याद रखिएगा दोस्तों, संप सभा के अंदर कुल 10 नियम थे, जिनमें कुछ नियम मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हिंदुत्व का बढ़ावा देना, जैसे कि मांसाहार न करना, जैसे कि मदिरा पान न करना, जैसे कि सरकार के द्वारा किसी अगर कोई अत्याचार किया जा रहा है तो उसका विरोध करना। ये सब चीजें जो थी, ये सब चीजें आती थी संप सभा के उन 10 नियमों के अंदर दोस्तों। तो इसलिए याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताइए संप सभा के अंदर टोटल कितने नियम थे। तो संप सभा के अंदर टोटल 10 नियम थे जो कि 1883 के अंदर किसके द्वारा स्थापना की गई थी? गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि गोविंद गिरी जो है, गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना 1883 में की दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से लेकर। यह भी याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती से मिलकर उन्होंने इस सभा का क्या किया था? स्थापना की थी। दोस्तों संप सभा का मतलब क्या होता है? यदि हम ये जानकारी लें कि संप सभा का मतलब क्या होता है, तो संप सभा का मतलब होता है आपसी एकता, भाईचारा, सौहार्द की भावना, एक दूसरे को समान समझना, बराबरी का दर्जा देना। ये सभी चीजें जो है संप सभा के बारे में बताती है, संप सभा का अर्थ बताती है। चलिए दोस्तों, अब इस आंदोलन के मेन कदमों पर आते हैं, मेन मतलब है ना कड़ी पर आते हैं। और मेन कड़ी ये है कि हुआ ये कि जब संप सभा की इन्होंने 1883 में स्थापना कर दी तो इसका प्रचार प्रसार करने लगे, लोगों में बहुत अधिक इसका प्रचार प्रसार हो गया। आसपास के सभी भील जो है, आसपास के सभी लोग जो है वो इनसे जुड़ने लगे। इसीलिए उसके बाद इन्होंने सन 1903 के अंदर, दोस्तों ये तारीख बिल्कुल अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, सन 1903 के अंदर इन्होंने, गोविंद गिरी ने इसी संप सभा का प्रथम अधिवेशन करना चाहा। प्रथम अधिवेशन, तो याद रखिएगा संप सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वो कब किया गया? संप सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वो 1903 में किया गया। और कहां किया गया? मानगढ़ की पहाड़ी पर किया गया। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संप सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वो मानगढ़ की पहाड़ी पर किया गया, जो कि गुजरात के अंदर पड़ती है, जो कि गुजरात से सटे हुए बांसवाड़ा से बिल्कुल सटा हुआ जो गुजरात का क्षेत्र है वहां पड़ती है। तो इस मानगढ़ की पहाड़ी पर इस जो मतलब ना संस्था जो थी, संप सभा जो थी, इसका प्रथम अधिवेशन रखा गया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसका प्रथम अधिवेशन जो है वो आश्विन पूर्णिमा को रखा गया। आश्विन पूर्णिमा मतलब आश्विन माह की शुक्ल पक्ष में, आश्विन शुक्ल, चलो लिख देता हूं दोस्तों मैं, पूर्णिमा, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को क्या किया गया था? मानगढ़ की पहाड़ी पर 1903 के अंदर इस सभा का प्रथम अधिवेशन किया गया था दोस्तों। चलिए, अब जो प्रथम अधिवेशन के अंदर बहुत जनता उमड़ी, वहां पर बहुत से लोग आए और ऐसा कहा जाता है कि इस तरह ये संस्था जो थी वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट संस्था के रूप में प्रचलित हो गई और लोगों ने इन्हें बड़ा प्यार दिया। भील जो लोग थे वो इनसे अच्छी तरह क्या करने लगे? जुड़ने लगे, अच्छी तरह इनसे क्या हो गए? जुड़ गए। और यही रीजन था कि ये बात जो थी, ये बात मेवाड़ सरकार के आंखों में खटकने लगी। सरकार जो थी वो आंखों में ये खटकने लगी कि आज ये भीलों में जागृति पैदा कर रहा है। अगर ये जागृति अगर किसी तरह बढ़ गई और उनके अंदर ये भावना उत्पन्न हो गई कि वो लोग हम पर अत्याचार कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा विद्रोह कर देंगे और बहुत बड़ा हमारे लिए सिर दर्द बन सकते हैं। इसीलिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा, मेवाड़ सरकार के द्वारा 1908 के अंदर गोविंद गिरी को
क्या कर दिया गया, यहां से क्या है, बहिष्कार कर दिया गया, अर्थात इस क्षेत्र से निकलने का आदेश पारित कर दिया और कह दिया कि आपको बेड़सा गांव छोड़कर यहां से जाना पड़ेगा। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि बेड़सा गांव छोड़कर जाने के लिए, ठीक है ना, सरकार ने आदेश पारित कर दिए। उस वक्त गोविंद गिरी कुछ नहीं बोले और 1908 के अंदर वो बेड़सा गांव छोड़कर वहां से निकल गए और वहां से निकलने के बाद वो उस वक्त के बंबई प्रांत के अंदर आ गए, क्योंकि उस वक्त गुजरात नहीं था दोस्तों, बंबई प्रांत का क्षेत्र हुआ करता था। उस वक्त वो बंबई प्रांत के अंदर आ गए और बंबई प्रांत के अंदर आने के बाद वहां पर उनके द्वारा एक राज्य पड़ता है, सूत राज्य। उस सूत राज्य के अंदर एक गांव था दोस्तों, उकरेली। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, उस सूत राज्य के अंदर एक गांव था उकरेली। इस उकरेली गांव के अंदर क्या करते हैं, वो गोविंद गिरी एक हाली का काम करते हैं और अपना जीवन निर्वाह करने लग जाते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि गोविंद गिरी के द्वारा हाली का कार्य कहां किया गया था, उकरेली गांव के अंदर किया गया था, जो कि सूत राज्य के अंदर पड़ा करता था, बंबई प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। तो याद रखिएगा। अब उसके बाद घटना ये घटित हुई दोस्तों कि उनके मन में विचार आया, ये विचार आया सन 1911 के अंदर। दोस्तों मैं इसको रब कर देता हूं और आगे की कहानी हम जारी रखते हैं। (1911) के अंदर गोविंद गिरी को यह विचार आया कि क्यों ना मुझे अब बेड़सा वापस लौट जाना चाहिए। काफी लंबा समय हो गया, 3 साल हो गए मुझे वहां से निकले हुए। इसीलिए कहते हैं कि 1911 में गोविंद गिरी जो है वो वापस बेड़सा गांव क्या हो गए, वापिस आ गए। ठीक है ना, वापिस आए, बेड़सा गांव वापिस आ गए। बेड़सा गांव गोविंद गिरी जो है वापिस आ गए और बेड़सा गांव आकर वापिस आकर उन्होंने 1911 में बेड़सा गांव के अंदर उन्होंने दोबारा अपनी धुनी स्थापित कर ली और वहीं पर उन्होंने कुछ कोटवालों की नियुक्ति की। दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर इन्होंने कुछ ऐसे लोगों की नियुक्ति की जो कोटवाल कहलाए। ये कोटवाल क्या होते थे, धार्मिक मुखिया होते थे, जो आसपास के छोटे छोटे गांवों के अंदर भीलों के जो लोग आपस के अंदर लड़ाई किया करते थे, आपस के अंदर जो झगड़ा किया करते थे, उस झगड़े को लेकर ऐसा बोला जाता है कि वो धार्मिक मुखिया हुआ करते थे और उस झगड़े को निपटाया करते थे। ठीक है ना, अर्थात आपस के अंदर वो उनको बिठाकर उनसे बातचीत करवाकर उनको आपस के अंदर क्या किया करते थे, उनके मामले को सल्टा दिया करते थे। और ऐसा कार्य करना किसकी नजर में होने लगा, गोविंद गिरी की नजर में होने लगा। यही रीजन था जिसके कारण इन्होंने कई कोटवालों की नियुक्ति की थी। दोस्तों गोविंद गिरी के द्वारा एक चीज और याद रखिएगा, एक पंथ चलाया गया था जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, भगत पंथ। याद रखिएगा दोस्तों, गोविंद गिरी के द्वारा एक पंथ चलाया गया था जिसको हम भगत पंथ के नाम से जानते हैं, इसीलिए इस आंदोलन को हम भगत भील आंदोलन कहा जाता है। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे इस आंदोलन की। तो दोस्तों इस तरह जो ये आंदोलन है बड़ा ही लंबी मतलब ना कूद लेता है और कहते हैं कि वहां पर 1911 के अंदर आने के बाद वो क्या थे कि अपना कार्य दोबारा करने लग जाते हैं। आदिवासी जनजातियां जो है वो इनसे जुड़ने लग जाती हैं और संपूर्ण आदिवासी जनजातियां जो आसपास रहती हैं, ग्रासिया हो गई, भील हो गए, अन्य और जनजातियां हो गई, इन जनजातियों में वो लोकप्रिय हो जाते हैं और लोकप्रिय होने लगते हैं, जिसके कारण क्या है, ये बात फिर वापस मेवाड़ सरकार के नजर में आती है और मेवाड़ सरकार को लगता है कि वापस आ गया, इसको दोबारा इस क्षेत्र से निकाल दिया जाना चाहिए। और मेवाड़ सरकार 1913 में फिर एक फरमान जारी करती है और गोविंद गिरी को दोबारा मेवाड़ छोड़ने का आदेश प्रदान करती है। लेकिन इस वक्त गोविंद गिरी मेवाड़ छोड़ने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे और इसीलिए उन्होंने डूंगरपुर राज्य से निकाल देने का जो आदेश था, उनको जो सरकार के द्वारा आदेश दिया गया था कि आप डूंगरपुर राज्य से बाहर निकल जाएं, यहां से चले जाएं, उस आदेश का उन्होंने अवहेलना करने का निश्चय कर लिया था। और इसी के चलते उन्होंने अक्टूबर 1913 के अंदर सभी आदिवासियों को यह कहा कि आप लोग सभी इकट्ठे हो जाइए मानगढ़ की पहाड़ी पर, क्योंकि अभी आश्विन माह की शुक्ल पूर्णिमा भी आने वाली थी और इस उपलक्ष्य में वो एक सभा भी करने वाले थे। हुआ भी यही दोस्तों, कहते हैं कि उस वक्त 30 अक्टूबर 1913 के अंदर, याद रखिए दोस्तों ये घटना जो है 30 अक्टूबर 1913 की है। 30 अक्टूबर 1913 को आदिवासी जो लोग जो थे वो जब लगातार गोविंद गिरी के पक्ष में होते हुए अपना कार्य करते जा रहे थे और उधर मेवाड़ सरकार क्या एक सिपाही जो था जिसका नाम था गुल मोहम्मद, उसकी वहां ड्यूटी लगाई हुई थी बेड़सा गांव के अंदर। तो कहते हैं कि वहीं पर क्या उनके आदिवासी जनजातियों के हाथों इस गुल मोहम्मद की हत्या हो जाती है। 30 अक्टूबर 1913, 23 नहीं दोस्तों 30 अक्टूबर 1913 को गुल मोहम्मद की उनके हाथों हत्या हो जाती है। वो लोग उसे मार देते हैं और कहते हैं कि इसीलिए इस घटना के बाद अब मेवाड़ सरकार बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, उग्र रूप धारण कर लेती है। कुछ समय
बीतता है, और लेकिन मेवाड़ सरकार को लगता है कि शायद अगर हमने अब कोई कार्रवाई नहीं की तो बहुत बड़ा आंदोलन हमें देखने को मिल सकता है और भील हमारा बहुत बड़े पैमाने पर हमारा विरोध कर सकते हैं। इसलिए मेवाड़ सरकार ने, याद रखिएगा दोस्तों, मेवाड़ सरकार के द्वारा 3 टुकड़ियां भेजी गई थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बहुत कम जानकारियां दी जाएंगी, ये वीडियोस के अंदर आपको जानकारी दी जा रही है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप अच्छी तरह लिख लीजिएगा। तो ध्यान रखिए, मेवाड़ सरकार के द्वारा 3 टुकड़ियां भेजी गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ी जो मैंने अभी आपको बताई, मेवाड़ भील कोर, जिसको मेवाड़ भील कोपर्स भी बोला जाता है दोस्तों। मेवाड़ भील कोर की एक टुकड़ी भेजी गई सेना की, ठीक है ना। और उसके साथ ही एक टुकड़ी और मिली हुई थी, जिस टुकड़ी का नाम था वेलेजली राइफल। याद रखिए दोस्तों, वेलेजली राइफल्स, वेलेजली राइफल। और तीसरी टुकड़ी जो थी, तीसरी टुकड़ी का नाम था दोस्तों राजपूत रेजिमेंट, 7वीं राजपूत रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट। याद रखना दोस्तों, कौन सी? 7वीं राजपूत रेजिमेंट। ये 3 सेना की टुकड़ियां भेजी गई थी। कहां भेजी गई थी? याद रखिएगा, ये भेजी गई थी आदिवासियों भीलों के विरुद्ध भेजी गई थी। और कहते हैं इन तीनों टुकड़ियों ने, कहते हैं कि मानगढ़ की पहाड़ी पर जिस दिन आश्विन मास शुक्ल पूर्णिमा को जो अधिवेशन होने वाला था, वो अधिवेशन को मानगढ़ पहाड़ी के को उन्होंने घेर लिया। और ये घटना बनी 17 नवंबर सन 1913 की, 17/11/13। याद रखिए दोस्तों, ये घटना जो है 17/11/13, 17 नवंबर सन 1913 को, 17 नवंबर सन 1913 को इन तीनों सेना ने मानगढ़ की पहाड़ी को क्या कर लिया? चारों तरफ से घेर लिया दोस्तों। मानगढ़ की जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी को चारों तरफ से उन्होंने क्या कर लिया? घेर लिया। जहां पर भील लोग जो थे इकट्ठे हुए थे, भीलों का जो था अधिवेशन हो रहा था, और इस तरह भील लोग जो थे वहां इकट्ठे थे। और कहते हैं कि उन सैनिकों ने, इन तीनों फोर्सों ने बड़ी मात्रा में अंधाधुंध यहां पर फायरिंग कर दी। और फायरिंग करने के बाद ऐसा बोला जाता है कि यहां पर लगभग 1500 के आसपास भील स्त्री पुरुष बच्चे सब इकट्ठे थे, जिनमें 1500 के आसपास भील स्त्रियों की क्या हो गई? पुरुषों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर इतने लोगों की मृत्यु हो गई। 17 नवंबर 1913 की यह घटना थी। इसीलिए इस घटना को भी, जो 17 नवंबर 1913 की जो घटना है, इस घटना को भी हम दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसकी तुलना कर देते हैं। याद रखिए दोस्तों, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसकी तुलना की जाती है। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था दोस्तों, कोई भी दूसरा जलियांवाला बाग नहीं है। याद रखिएगा, ये जो घटनाएं हैं जितनी भी घटित हुई हैं जलियांवाला बाग की तरह, इन सबको जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना दी जाती है, उनकी संज्ञा दी जाती है, न कि दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अगर ऐसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाए तो फिर नीमू चनावाड़ा दूसरा है तो ये तीसरा हो जाएगा, और फिर उसके बाद मोतीलाल तेजावत के काल में चौथा हो जाएगा, तो वो चौथा जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। नहीं दोस्तों, इनकी केवल तुलना की जाती है कि हाँ यार ये वो आंदोलन जैसा दूसरा जलियांवाला बाग जैसा हो गया है, तो ठीक है ना। तो इसलिए सभी को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना की गई है, अर्थात उनको संज्ञा दी गई है। तो याद रखिएगा 17 नवंबर 1913 को यह घटना घटित हुई थी। अब यहां पर कहते हैं कि गोविंद गिरी जो है वो पकड़ा जाता है, और गोविंद गिरी का सबसे प्रिय शिष्य जो है वो भी उसके साथ पकड़ा जाता है। याद रखिए दोस्तों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस फैक्ट को मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको बड़े बड़े चैनलों पर भी नहीं देखने को मिलेगा, और अगर मिलता है तो आप ये मुझे कह दीजिएगा सर हमें यह प्राप्त हुआ है। और मैं आशा करता हूं कि मैं आपको नए नए फैक्ट बताता रहूं और इसी तरह आप लोग मेरे से जुड़े हैं। याद रखिएगा, गोविंद गिरी का एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम था पुंजा, ठीक है दोस्तों, पुंजा धीर जी, जिसको किताबें जो हैं, गाइड्स जो हैं, वो क्या करती है? पुंजिया भील लिख देती हैं। याद रखिएगा, उसका नाम पुंजा धीर जी था। पुंजा धीर जी जो था वो भी क्या है कि गोविंद गिरी के साथ वहीं पर गिरफ्तार हो जाते हैं, उनकी पत्नी भी उनके साथ वहीं गिरफ्तार हो जाती है। और गोविंद गिरी और पुंजिया भील, जिसको पुंजा धीर जी कहा जाता है, इनको 10 साल की क्या दी जाती है? सजा सुनाई जाती है, और इनको यहां से अहमदाबाद भेज दिया जाता है। और कहते हैं कि अहमदाबाद के अंदर ही, अहमदाबाद संभाग के अंदर एक पंचमहल, ठीक है ना, जिला है, जिसके गांव में वो रहने लग जाते हैं। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, शेष जीवन उनका गुजरात में ही रुक जाता है। और गुजरात का एक क्षेत्र है दोस्तों जिसका नाम है कंबोई, और इस कंबोई नामक क्षेत्र के अंदर रहते हुए, ठीक है ना, गोविंद गिरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और वहीं पर इनका आत्म संस्कार कर दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों याद रखिएगा, एक तो गुजरात के कंबोई क्षेत्र में और एक मानगढ़ के ऊपर आज भी आश्विन माह की शुक्ल पूर्णिमा को मेला लगता है, जो गोविंद गिरी की याद में लगाया जाता है।
ये जो आंदोलन था दोस्तों, ये था आपका एक भील आंदोलन, एक जो था मेवाड़ का सर्वप्रथम भील आंदोलन, जो संगठित था, ताकतवर था, सबसे मजबूत था। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बड़े पैमाने पर, बड़े ब्रॉड तरीके से हम चर्चा करेंगे एक ही आंदोलन की, जिसको हम भोमट भील आंदोलन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। दोस्तों मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं इन दिनों में लाइव नहीं आ रहा, इसका एक सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि लाइव जो है मेरे YouTube पर मुझे लाइव आना आता नहीं है, और आता हूं तो वो वीडियो साफ नहीं आते हैं। इसलिए कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं आपको चित्रों के माध्यम से भी इन सब आंदोलनों को सिखाऊं, इन सब आंदोलनों को बताऊं, जो ऑफ मोड में या जो मैं आपको बाद में क्या करता हूं, अपलोड कर देता हूं। आशा करूंगा आप अपने सभी मित्रों को अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक ग्रुपों में इसे शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और जो भी किसी चीज का टॉपिक आपको चाहिएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं अभी रीट की तैयारी करवाने वाला हूं, रीट के वो टॉपिक करवाने वाला हूं, डीप टॉपिक करवाने वाला हूं, जो आपको रीट लेवल 2 के अंदर आने वाले हैं। तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों। जो नहीं जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रीट की तैयारी मैं लगातार ऑनलाइन करवाऊंगा, लाइव करवाऊंगा, मैं आपको ऑनलाइन में लाइव क्लासेस लेकर उस तैयारी को करवाऊंगा। तो देर ना कीजिए दोस्तों, और एजुकेशन की पावर को आप समझिए और विनोद कश्यप जी के चैनल से जुड़िए, जिसको कहते हैं दोस्त, सभी लोग कहते हैं कि इनके चैनल को देखोगे तो भूल जाओगे। तो दोस्तों आशा करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है एक ही आंदोलन, भोमट भील आंदोलन। धन्यवाद दोस्तों।